Hello all my students, I am Shomran Dotto and you are all following my video classes. आज का क्लास का मैटर होगा, द सब्जेक्ट मैटर विल बी अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। इस चीज़ के बारे में बताने के लिए, इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने के लिए पहले वी नीड टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ अंडर राइटर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हाट इज़ अंडर राइटिंग, व्हाट इज़ अंडर राइटर्स। एक्चुअली जब कोई भी कंपनी मार्केट में फ्रेश इशू करते हैं, शेयर मार्केट में जब अपना शेयर इशू करते हैं मार्केट में, या एक्सटेंशन के लिए, बिजनेस एक्सटेंशन के लिए कोई शेयर इशू करते हैं, सो क्या होता है, कंपनी खुद डायरेक्टली मार्केट में आके ये नहीं करते। कंपनी किसी एजेंट को, किसी सेलिंग एजेंट को अपॉइंट करते हैं जो कंपनी के बिहाफ पे मार्केट में शेयर सेल करेगा। दैट मीन्स दैट एजेंट विल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी, विल बी सेलिंग those shares of that particular company who has appointed that particular agent on behalf of that company. So agent का काम होगा उस कंपनी की बिहाफ पे मार्केट में शेयर सेल करना। उस एजेंट का ही नाम उसको बोलते हैं अंडर राइटर। मतलब अंडर राइटर का जॉब है कंपनी के बिहाफ पे उस कंपनी का शेयर को मार्केट में बेचना। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि अंडर राइटर क्यों करेगा ऐसे। ना सवाल ये उठता है कि कंपनी के साथ अंडर राइटर का एक एग्रीमेंट होता है। There will be an agreement between the underwriter and the company that कि कंपनी का जितना सारा शेयर्स अंडरराइट करेगा अंडरराइटर। सोचो कंपनी 1 लाख शेयर, कंपनी का 1 लाख शेयर है और अंडरराइटर ने 1 लाख शेयर ही अंडरराइट किया, तो राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अंडरराइटर को पूरा 1 लाख शेयर बेचना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि अंडरराइटर ने पूरा 1 लाख शेयर अंडरराइट किया। और अगर ये काम कर देता है तो अंडरराइटर को कंपनी की तरफ से एक पर्टिकुलर कमीशन मिलेगा बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर्स। सोचो 1 लाख शेयर 10 रुपये करके दाम है, तो 1 लाख इंटू 10 लाख रुपया का शेयर्स कंपनी, अंडरराइटर कंपनी के भी यहाँ पे बेचेंगे मार्केट में, और उस 10 लाख के ऊपर सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से एक कमीशन मिलेगा। सो ये है अग्रीमेंट कि अंडरराइटर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी विल बी सेलिंग आउट द अंडरराइटेड शेयर्स एंड अगेंस्ट विच अंडरराइटर विल गेट अ कमीशन ऑफ दिस। सो ये गया सीधा घिसा पिटा रिलेशन बिटवीन अंडरराइटर एंड कंपनी। बट इसके बाद भी जब हम लोग ये चैप्टर करेंगे, काफ़ी सारा टर्म्स एंड कंडीशंस, काफ़ी सारा टर्मिनोलॉजी विल कम्स इनटू कंसिडरेशन। व्हाट आर दोज टर्मिनोलॉजी? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो अंडरराइटर बिक्री करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक अंडरराइटर नहीं होगा। जब भी हम लोग सम करने जाएंगे देखेंगे देयर विल बी 3, 4, 5, 6 मे बी मोर देन दैट अंडरराइटर, नंबर ऑफ अंडरराइटर्स। सो हम लोग इधर एक अंडरराइटर को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। जब हम लोग सम करेंगे तब जाके हम लोग उसको 6 में, 5 में, 4 में, जितना सारा अंडरराइटर होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो फिलहाल एक अंडरराइटर 1 लाख शेयर मार्केट में सेल कर दिया, या सेल करने के लिए अंडरराइट किया कंपनी से, और बदले में उसको 1 लाख इंटू 10 रुपये करके शेयर का दाम है, उसके ऊपर एक कमीशन मिलने वाला है अगर वो 1 लाख शेयर पूरा मार्केट में बेच देता है। तो सवाल ये उठता है कि इधर ये जो शेयर सेल करेंगे ये पूरा भी सेल कर सकते हैं या पूरा नहीं सेल कर सकते, तब जाके क्या होगा। सोचो अंडरराइटर ने 1 लाख शेयर अंडरराइट तो किया है, बट उसने मार्केट में सिर्फ 80,000 शेयर ही सेल कर पाए। सो ये 80,000 शेयर का क्या होगा, कंपनी को पैसा मिल जाएगा, बट बाकी 20,000 शेयर अभी भी अंडरराइटर के पास है जो कि वो सेल कर नहीं पाया। बट एग्रीमेंट बोलते हैं कि अगर आपने 1 लाख लिया तो 1 लाख ही सेल करना पड़ेगा, तो वो जो 20,000 शेयर रह जाएगा अंडरराइटर को खुद को खरीदना पड़ेगा, जिसको हम लोग नेट लाइबिलिटी बोलते हैं। तो इधर दो चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस किया। एक अंडरराइटर का ग्रॉस लाइबिलिटी विच इज़ कॉल्ड 1 लाख शेयर्स, और एक अंडरराइटर का नेट लाइबिलिटी विच विल बी द लेफ्ट ओवर शेयर्स आफ्टर सेलिंग दो शेयर्स इन द मार्केट। मतलब मार्केट में जितना बिक्री कर लिया उसके बाद जितना बच गया, दोज विल बी कॉल्ड एज लेफ्ट ओवर शेयर टू बी परचेज बाय द अंडरराइटर, दोज आर कॉल्ड नेट लाइबिलिटी। तो दो एस्पेक्ट आ गया, एक ग्रॉस लाइबिलिटी, एक नेट लाइबिलिटी। दूसरा ये जो मार्केट में बेच दिए 80,000 शेयर, से फॉर एग्जांपल एज पर दिस एग्जांपल इफ द अंडरराइटर कुड सेल 80,000 शेयर इन द मार्केट, तो इस मार्केट को सेल करने में कुछ डिविजन्स होता है। वो डिविजन सम में दिया रहेगा। There will be marked application will be mentioned in the sum. There will be unmarked application also that we have to find out. So जो फॉर एग्जाम्पल 80,000 शेयर में से अंडरराइटर जितना भी मार्केट में बेचा उसमें से 60,000 शेयर उसने मार्क करके बेचा है। मार्क्ड एप्लीकेशन हैज़ नो अकाउंटिंग सिग्निफिकेंस। अकाउंटिंग करने के टाइम उसका कोई अलग से सिग्निफिकेंस नहीं है, बट सिर्फ मार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है कि कंपनी का नाम दे के उसने बिक्री किया, अपना कंपनी का मार्क करके वो बिक्री किया। तो अगर सोचो 80,000 में से उसका मार्क्ड एप्लीकेशन था 60,000, तो बाकी क्या होगा, बाकी 20,000 विल बी अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो एंटायर 1 लाख शेयर को फिलहाल हम लोग आज के क्लास में 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट मार्क्ड एप्लीकेशन,
दूसरा पार्ट अनमार्क्ड एप्लीकेशन, एंड द लेफ्ट ओवर पार्ट जो वो बिक्री नहीं कर पाए, जो उसको खुद को खरीदना पड़ेगा अंडरराइटर को, उस इज कॉल्ड द नेट लायबिलिटी। तो इसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे जब हम लोग देखेंगे 2 या 3 अधिक एक से अधिक अंडरराइटर जब विल कम्स इनटू कंसिडरेशन, तब सिनारियो विल बी बिट टफ। कैलकुलेशन आपको अलग से कर लेना पड़ेगा। ये जो कैलकुलेशन मैंने अभी बताया, ये कैलकुलेशन के बारे में आप लोगों को एवरी टाइम सोचना पड़ेगा जब भी आप लोग अंडरराइटर का सम करोगे। एंड वंस यू कैन थिंक अबाउट दिस कैलकुलेशन, वंस यू आर क्लियर विद दिस कैलकुलेशन, सो दिस चैप्टर विल बी इजी टू यू। व्हाट इज द कैलकुलेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये देखोगे कि अंडरराइटर कितना शेयर अंडरराइट कर रहे कंपनी से। इन दिस केस इट इज़ 1 लाख शेयर्स। उसमें से 1 लाख शेयर में से कंपनी कितना बेच पाया, इधर हम लोग देखें, एज पर दिस एग्जांपल 80,000 ही कुड सेल इन द मार्केट। उस 80,000 में से हम लोग क्या देखेंगे, 2 कैटेगरी में देखेंगे सेल, एक मार्क्ड एप्लीकेशन देखेंगे, एक अनमार्क्ड एप्लीकेशन देखेंगे। सो जितना वो मार्केट में सेल किया उसका 2 कैटेगरी होगा, एक मार्क्ड एप्लीकेशन होगा, एक अनमार्क्ड एप्लीकेशन होगा, और जितना वो बेच नहीं पाएगा वो उसको खुद को खरीदना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे नेट लायबिलिटी। तो चलो एक बार चलते हैं देखने के लिए कि इसी को अगर एक से ज़्यादा अधिक अंडरराइटर होगा तो तब कैसे क्या किया जाएगा और किस बेसिस पे हम लोग इसको कंप्यूट करेंगे। सो विल डिस्कस अबाउट सम नंबर 1 ऑफ अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। जिसमें दिया हुआ है सनफ्लावर लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स। द होल ऑफ द इशू वाज अंडररिटन एज फॉलोज, रेड, वाइट, ब्लू। मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि इधर 3 अंडरराइटर या 4, मतलब एक से अधिक होगा अंडरराइटर आपका जो सम आएगा उसमें। तो इधर 3 अंडरराइटर है जिन लोग का रेशियो ऑफ अंडरराइटर है 40%, 30%, 30%। मतलब कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर इशू किया, जिसमें से 40% रेड ने अंडरराइट किया, वाइट ने 30% और ब्लू भी 30%। उसके बाद देखिए मैंने अभी बताया था कि कितना मार्केट में सेल कर पाया। 50,000 ये लोग तीनों मिल के अंडरराइट किया, जिसमें से ये लोग मिल के 40,000 शेयर मार्केट में बेच पाए। 40,000 शेयर दे कुड सेल इन द मार्केट। मतलब सिंपल बात है, 50,000 में से अगर 40,000 ये लोग मार्केट में बेच पाए तो बाकी 10,000 जो होगा वो होगा ये तीनों को लेना पड़ेगा। मतलब तीनों का कुल मिला के नेट लायबिलिटी होगा 10,000। येस और नो? मतलब आउट ऑफ द 50,000 shares which is been underwritten by all these 3 underwriter, they could only sell in the market 40,000 shares, which means the remaining 10,000 shares will be the net liability of all these underwriters. पहला कंडीशन ये है। और दूसरा कंडीशन है जो 40,000 शेयर मार्केट में बेच पाए, इसमें से मार्क्ड कितना है और अनमार्क्ड कितना है। देखिए मार्क दिया हुआ है, ऑफ विच 10,000 shares had been stamped of red. Stamp of red मतलब मार्क्ड, मतलब रेड का 10,000, वाइट का 5,000 एंड ब्लू का 10,000। तो कुल मिला के 10 + 10 20 + 25,000 शेयर्स इज मार्क्ड एप्लीकेशन। मतलब आउट ऑफ द 40,000 शेयर्स 25,000 शेयर्स इज मार्क्ड, तो डेफिनेटली 15,000 शेयर्स विल बी अनमार्क्ड। तो ये है कैलकुलेशन। दिस इज द मेंटल कैलकुलेशन विच यू हैव टू डन इन एवरी सम। यू हैव टू कैलकुलेट इन दिस मैनर। ये मेंटल कैलकुलेशन ये अगर आप लोग नहीं कर पाओगे परफेक्टली तो फिर ये चैप्टर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो दिस सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन एक बार आप लोग ध्यान से कर लोगे, उसके बाद हम लोग दिखाएंगे कि कैसे ये सम को एग्जाम में करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू द मेंटल कैलकुलेशन। सो दिस इज द कैलकुलेशन। जिसमें टोटल अंडरराइटर था 50,000 शेयर्स। 50,000 में से ये जो देखिए 25,000 मार्क्ड एप्लीकेशन दिया हुआ है और 15,000 अनमार्क्ड, ये दोनों मिला के आपका है 40,000। ये दोनों मिला के आपका 40,000। मतलब आप लोग अगर ऐसे करोगे 50,000 माइनस अगर 40,000 करोगे तो उस 40,000 लेस करने से 10,000 आएगा जो आपका नेट लायबिलिटी होगा। ये नेट लायबिलिटी तो निकल गया 10,000, जिसको अंडरराइटर्स लायबिलिटी बोलता है या अंडरराइटर्स नेट लायबिलिटी लिख सकते हैं हम लोग। बट व्हाट इज दिस देन? व्हाट इज दिस? ये 40,000 जो मार्केट में सेल कर रहा है इसका 2 कैटेगरी है। एक है मार्क्ड एप्लीकेशन विच विल बी ऑलवेज गिवन इन द सम। तो 40,000 में से मार्क्ड लेस करने से अनमार्क्ड आ जाएगा 15,000। सो दिस इज द कैलकुलेशन, दिस इज द की कैलकुलेशन। आई एम टेलिंग यू बॉस, बार बार ये कैलकुलेशन अगर आप लोग परफेक्टली कर पाओगे तो दिस चैप्टर इज ओवर। क्या है और एक बार रिपीट करें, 50,000 इज द टोटल अंडरराइट हुआ है बाय द 3 अंडरराइटर्स। हम लोग इधर 3, 4, 2 ये सब नहीं सोचेंगे, हम लोग टोटल में ही सोचेंगे। 50,000 कुल मिला के इतना सारा शेयर्स अंडरराइट किया गया है। उसमें से 40,000 मार्केट में बेच पाए, साफ साफ दिया हुआ है। इस 40,000 का जितना मार्केट में सेल हुआ उसमें से 25,000 इज मार्क्ड एप्लीकेशन विच इज ऑल्सो बीन गिवन इन द सम। तो सिंपल बात है, 40,000 में से 25,000 अगर अनमार्क्ड है तो रिमेनिंग 50,000 विल बी अनमार्क्ड एप्लीकेशन। सो 40,000 का क्लासिफिकेशन आ गया।
अब जैसे मार्केट में 40,000 बेच पाया तो रह गया 10,000 शेयर्स। इसका मतलब ये होता है कि ये 10,000 शेयर अंडर राइटर को खुद को खरीदना पड़ेगा। यू शुड बी कॉल्ड एज नेट लायबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर। सो नाउ लेट मी शो यू द सॉल्यूशन ऑफ द सम। तो अब कंप्यूटेशन ऑफ नेट लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ नेट लायबिलिटी में पहले हम लोग लिखेंगे ग्रॉस लायबिलिटी। देखिए अलग अलग दिया हुआ है ग्रॉस लायबिलिटी। इधर 40%, 30%, 30% मैंने इधर लिखा। ये होता है हम लोग क्या कंप्यूट कर रहे हैं, नेट लायबिलिटी। अब तुम लोग बोलोगे नेट लायबिलिटी तो सर अभी अभी हम लोग कंप्यूट किया, दैट कम्स टू 10,000, बट वो हमने टोटल में किया था। इधर 3 अंडर राइटर है तो 3 अंडर राइटर का क्या क्या नेट लायबिलिटी होगा वो हमको निकालना पड़ेगा। हम लोग को इतना मालूम है कि तीनों अंडर राइटर का कुल मिला के नेट लायबिलिटी होगा 10,000 एज पर द कैलकुलेशन। मैंने जो अभी अभी कैलकुलेशन दिखाया उस हिसाब से 10,000 कुल मिला के तीनों का नेट लायबिलिटी होना चाहिए। कैसे होगा? ग्रॉस लायबिलिटी, वो जो 50,000 शेयर अंडर राइट कर रहे हैं उसका रेशियो क्या होगा? 40%, 30%, 30%। 50,000 का 40% ये होगा, 30% ये होगा, 30% ये होगा। लेस मार्क्ड एप्लीकेशन ऐसे ऐसे ऐसे। लेस मार्क्ड एप्लीकेशन विल बी इन दिस फॉर्म। दिया हुआ ये तो मार्क्ड एप्लीकेशन हम लोग को मालूम है 25,000, तो अनमार्क्ड भी निकाल लिया था हम लोग 15,000। बट 15,000 जो अनमार्क्ड था वो तो टोटल में था, तीनों का कितना अलग अलग है ये हम लोग को मालूम नहीं था, ये सम में नहीं दिया हुआ रहेगा। अब हमने क्या किया देखो, लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन टू बी शेयर्ड इन GL रेशियो, मतलब ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, मतलब इस रेशियो में 40%, 30%, मतलब 4:3:3 में वो 15,000 जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन आया था वो हम लोग एलोकेट करेंगे। तो आ जाएगा आपका 6,000, 4,500, 4,500 लेस करेंगे तो आ जाएगा 4,000। सबका पॉजिटिव फिगर आएगा 4,000, 5,500, 500, ये तीनों को जोड़िए, देखिए 10,000 आएगा। तो नेट लायबिलिटी विल कम इन दिस मैनर। किसी का भी नेगेटिव नहीं आया, सबका पॉजिटिव आया। ऑलवेज नेट लायबिलिटी विल बी अ पॉजिटिव फिगर। तो ध्यान से एक बार देख लीजिए मैंने कैसे पहले सम नंबर 1 को कैलकुलेट किया। वेरी इजी चैप्टर ऑल टुगेदर, एज वेल एज एक सम तो पक्का ही है इस चैप्टर से। तो 50,000 शेयर्स का ग्रॉस लायबिलिटी था। 50,000 को 4:3:3 में बांट दिया हम लोग। उसमें से लेस किया हम लोग मार्क्ड एप्लीकेशन विच इज बीन ऑलवेज गिवन, ऑलवेज समय दिया रहेगा मार्क्ड एप्लीकेशन क्या क्या। लेस करने के बाद हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे कि अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना है, वो दैट इज 15,000। दैट अनमार्क्ड एप्लीकेशन विल बी शेयर्ड इन GL रेशियो 4:3:3 में। 15,000 को इस रेशियो में GL रेशियो में ऑलवेज अनमार्क्ड एप्लीकेशन को GL रेशियो में बांटना होगा। बांटने के बाद अल्टीमेटली पॉजिटिव फिगर आ गया तीनों का, और वो हो गया 4,000, 5,500 और 500। कुल मिला के आपका आ गया नेट लायबिलिटी विच कम्स टू टोटल ऑफ 10,000। सो चलो नेक्स्ट सम में मूव करते हैं। सम नंबर 2 विल बी आवर नेक्स्ट सम। थोड़ा सा ऊपर उठाए। नंबर 2, एक्सपोर्ट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट दिस prospectus inviting application for 5 lakh equity shares of ₹10 each at a premium of ₹10%। मतलब 10 रुपये शेयर का दाम है, प्रीमियम 10%, मतलब 11 रुपया करके मार्केट में बेचा जाएगा। और कितना शेयर बेच रहा है कंपनी? 5 लाख शेयर्स, 5 लाख इक्विटी शेयर्स कंपनी बेच रहा है राइट नाउ। द होल इशू वॉज अंडर रिटन, मतलब पूरा 5 लाख ही अंडर रिटन किया गया है। किससे? K, B, D and M, these are the 4 underwriter who has subscribed, who have underwritten these 5 lakh shares in as follows: 2 lakh, 1,50,000, 1,10,000, 50,000 इधर एक कैलकुलेशन मिस्टेक है, 2 लाख, 1,50,000, ये 1 लाख होगा बॉस। D का होगा 1 लाख, नॉट 1,10,000, इट विल बी 1 लाख, एंड M का होगा 50,000। तो कुल मिला के देखिए 2 लाख प्लस 1,50,000, 3,50,000 प्लस 1 लाख, 4,50,000 प्लस 50,000, 5 लाख। तो कुल मिला के 5 लाख शेयर्स का इधर रेशियो दिया हुआ नहीं, इधर डायरेक्टली बोल दिया गया कि ऐसे ऐसे करके लोग अंडररेट करेंगे। जिसमें से मतलब 5 लाख में से ये है टोटल 5 लाख शेयर्स अंडररेट कंपनी कर रहे हैं, जिसमें से 4.5 लाख कंपनी बेच दिया। देखो एप्लीकेशन बाय रिसीट फॉर 4,50,000 शेयर्स, मतलब अंडररेटर ने 4,50,000 शेयर बेच दिया मार्केट में। तो सिंपल बात है, 5 लाख में से अगर 4,50,000 बेच दिया तो ये कैलकुलेशन हम आराम से कर सकते हो। तो 50,000 विल बी द नेट लायबिलिटी ऑफ ऑल दिस 4 अंडररेटर, येस और नो?
5 लाख शेयर्स था, उसमें से 4,50,000 शेयर्स कंपनी बेच दिया, सॉरी अंडरराइटर ने बेच दिया। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 4,50,000 शेयर, मतलब एप्लीकेशन मिल गया, मतलब कंपनी आई मीन मार्केट में बिक गया 4.5 लाख शेयर्स। तो 5 लाख में से 4.5 लाख बिक गया, तो मतलब 50,000 शेयर्स जो नेट लायबिलिटी होगा। अब हम लोग को देखना है कि ये जो 4.5 लाख शेयर्स मार्केट में बेचा है, ये 4.5 लाख में से कितना शेयर, अब देखना है कि 4.5 लाख जो मार्केट में बेचा है उसमें से कितना मार्क्ड है और कितना अनमार्क्ड है। देखिए ये दिया हुआ है, एप्लीकेशन वेयर एज फॉलोज, देखिए विच आर मार्क्ड, ऑफ विच मार्क्ड एप्लीकेशन वेयर के का 2,20,000, बी का 90,000, डी का 1,10,000 और एम का 10,000, कुल मिला के कितना होता है 4,30,000। देखिए चारों का मार्क्ड एप्लीकेशन मिला के होता है 4,30,000। तो यहाँ से पता चल रहा है कि 4.5 लाख जो मार्केट में बेच पाए, जिसमें से 4,30,000 इज मार्क्ड एप्लीकेशन, तो अराउंड रिमेनिंग 20,000 विल बी अनमार्क्ड एप्लीकेशन। सो ये है कैलकुलेशन आपका, सिंपल कैलकुलेशन। एक बार आप लोगों को हम कॉपी में दिखा दें, आप लोग ध्यान से देख लो। 5 लाख शेयर्स अंडररेट किया गया है, जिसमें से ये है अंडररेटर का रेशियो, जिसमें से 4.5 लाख अंडररेटर ने बेच दिया, तो 50,000 वो लोग का खुद का नेट लायबिलिटी होगा। और ये 4.5 लाख जो शेयर बेचा है उसमें से 4,30,000 इज मार्क्ड एप्लीकेशन। अभी हम लोग देख लिया ये सबको ऐड करते हुए, ये चारों को ऐड करते हुए मार्क्ड एप्लीकेशन। तो बाकी 20,000 जो रहेगा 4.5 लाख में से, वो होगा अनमार्क्ड एप्लीकेशन। इधर दिखाना है फाइंड आउट द अंडररेटर्स लायबिलिटी एंड गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो चलो एक बार चलते हैं देखने के लिए सम नंबर 2 को कैसे किया जाएगा। एक बार ये कैलकुलेशन जस्ट फॉर द शेक ऑफ योर मेंटल, ये कैलकुलेशन 5 लाख ग्रॉस लायबिलिटी। इस 5 लाख में से एक्चुअली ग्रॉस लायबिलिटी जो है ना, ये कंपनी अंडरराइटर को खरीदना नहीं पड़ता। एक चीज़ अगर जान लीजिएगा कि ये जो ग्रॉस लायबिलिटी अंडरराइटर जो ले रहे कंपनी से, इसके लिए ना कंपनी को पैसा देना नहीं पड़ता है, अंडरराइटर लोग ले रहे। ये जो बेच दिया मार्केट में, इसका पैसा कंपनी के पास डायरेक्टली चला गया, और जो बेच नहीं पाया 50,000 वो अंडरराइटर को खुद को लेना पड़ेगा, इसके लिए अंडरराइटर को पैसा देना पड़ेगा। सो ये जो इसके लिए कंपनी को अंडरराइटर को कुछ पैसा देना नहीं है, क्योंकि ये तो कंपनी से वो लोग ले रहे। सोचो हमने कोई भी चीज़ आप लोग से लिया है सेल करने के लिए, तो क्या हमको पैसा देना पड़ेगा? नहीं। हमने ऐसे आपके पास, सोचो आपको एक स्कूटर बिक्री करना है, 2 व्हीलर बिक्री करना है, तो मैंने आपके पास से वो 2 व्हीलर लेके अपने पास रख दिया बेचने के लिए, तो क्या है उसके लिए हमको पैसा देना नहीं पड़ेगा। बट जब हम वो चीज़ बेच देंगे तो जो पैसा वो पार्टी डायरेक्टली आपको दे देगा। तो वैसे ही हुआ इधर, 5 लाख शेयर जो अंडररेट किया उसका कोई पैसा नहीं है, बट 4.5 लाख शेयर जो मार्केट में बेच दिया उसका पैसा कंपनी के पास डायरेक्टली चला गया। इसका पैसा से अंडरराइटर का कोई मतलब नहीं है। बट ये जो रह गया 50,000 शेयर जो मार्केट में बेच नहीं पाए, इसका जो है ये नेट लायबिलिटी, मतलब अंडरराइटर को खुद को खरीदना पड़ेगा और इसके लिए अंडरराइटर को पैसा देना पड़ेगा कंपनी को। और ये जो 4.5 लाख बेच पाया, इसका 2 कैटेगरी है, मार्क्ड 4,30,000 और एक अनमार्क्ड, दैट विल बी 20,000। सो दिस इज द कैलकुलेशन, दिस इज द की कैलकुलेशन आई एम टेलिंग यू बॉस, दिस इज द की कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन अगर आप लोग ठीक ठाक कर पाओगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी है। दिस इज द की कैलकुलेशन। आप लोग बार बार ये कैलकुलेशन को करते रहोगे और डेफिनेटली करके रखो। अभी बॉस इसको ऐसे नहीं कि छोड़ देने का है, अभी ये कैलकुलेशन करके रखो। आई विल मूव ऑन टू द सॉल्यूशन पार्ट। सम नंबर 2, सम नंबर 2 में ग्रॉस लायबिलिटी साथ साथ पूरी दिया हुआ है, 2 लाख, 1,50,000, 1,50,000। इसका रेशियो अगर होगा तो 4:3:2:1 होता है। तो मतलब हम लोग ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो इधर निकाल के रख सकते हैं। यहाँ से रेशियो मैंने डिराइव कर लिया, 50,000 से मैंने काट दिया सब कुछ, तो 4:3:2:1 हो गया। जिसमें से लेस मार्क्ड एप्लीकेशन ऑलवेज दिया हो रहेगा सब में, तो इसका कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेस कर दिया मार्क्ड एप्लीकेशन, लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन इन जीएल रेशियो। अनमार्क्ड एप्लीकेशन था कितना 20,000, इन जीएल रेशियो 4:3:2:1, उस रेशियो में मैंने कर दिया इसको 4:3:2:1 में 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अनमार्क्ड एप्लीकेशन। करने के बाद देखिए इधर लेस करने के बाद अनफॉर्चुनेटली इसका नेगेटिव, ये दोनों का पॉजिटिव। सो एक चीज़ बता दें, इधर एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि नेट लायबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकते। इधर नेगेटिव आ गया तो यू कैन नॉट राइट दिस वन एज नेट लायबिलिटी। और साथ ही साथ ये नेगेटिव आने का मतलब क्या है, इसने जितना सेल करना चाहिए था, जितना इसका नाम पे अलॉट हुआ था, जितना इसने अंडरराइट किया था के और डी ने, उससे ज़्यादा ये लोग सेल कर दिए। काफ़ी होता है कि हम लोग सोचो हमको दिया गया 50,000 शेयर, बट हम उससे ज़्यादा शेयर सेल कर दिया। तुम लोग बोलोगे कैसे, आपके पास तो था 50,000 शेयर। नहीं, हमने दूसरा अंडरराइटर से लेके सेल कर दिया। काफ़ी बार ऐसे होता है कि हमारा सोचो हम एक दुकानदार, हम 50 साड़ी मेरा ऑर्डर आया, बट मेरे पास अभी फ़िलहाल
40 टो है तो हम क्या करेंगे, दूसरा दुकान से 10 टो लेके आके हम उसको सेल कर देंगे, क्योंकि नहीं तो पार्टी मिस हो जाएगा, कस्टमर चला जाएगा। इसीलिए इधर भी ऐसे होता है कि के और डी ने ज़्यादा शेयर, ज़रूरत से ज़्यादा शेयर सेल कर दिया, तो क्या होगा, इसके लिए क्या होता है, के और डी ने दूसरा अंडरराइटर से शेयर मांग के वो सेल कर दिया, इसीलिए ये लोग का नेगेटिव आ गया, बाकी दोनों का पॉजिटिव है। तो बट नेगेटिव तो नहीं आ सकता नेट लायबिलिटी, इसीलिए नेगेटिव बैलेंस को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव होल्डर्स में मर्ज कर देना पड़ेगा इन द जीएल रेशियो। मैंने वही लिखा, लेस नेगेटिव बैलेंस ऑफ के एंड डी, दैट इज कितना 28,000 प्लस 14,000, दैट इज 42,000 टू बी अपोर्शन्ड टू बी एंड एम, टू बी अपोर्शन्ड टू बी एंड एम इन 3:1 रेशियो, इन 3:1 रेशियो। तो देखिए ये जो कुल मिला के 28,000 और 14,000 नेगेटिव बैलेंस है 42,000, उसको बी और एम में डाल देंगे जीएल रेशियो में, 31,500, 10,500, 42,000 को 3:1 में करके देखिए यही आएगा। करने के बाद अल्टीमेटली बी का नेट लायबिलिटी होगा और एम का नेट लायबिलिटी होगा। ध्यान से देखो, क्वाइट ऑब्वियस, के और डी का तो हो ही नहीं सकता नेट लायबिलिटी, क्योंकि वो लोग का नेट लायबिलिटी कैसे हो सकता है, वो लोग तो एक्सेसिव बेच दिया। हाउ कैन देयर बी नेट लायबिलिटी? नेट लायबिलिटी कब होता है, जब आई एम अनेबल टू सोल्ड द गुड शेयर्स विच इज बीन अलॉटेड टू मी, हमने जितना अंडरराइट किया उसमें से अगर हम बेच नहीं पाएगा तब जाके मेरा नेट लायबिलिटी होता है। बट इधर के और डी ने तो जरूरत से ज़्यादा शेयर सेल कर दिया, तो देयर कांट बी एनी नेट लायबिलिटी फॉर के एंड डी। इसीलिए देखिए के और डी के लिए कोई नेट लायबिलिटी नहीं है, सिर्फ नेट लायबिलिटी है बी और एम का। देखिए नेट लायबिलिटी बी और एम का इतना इतना आया। ध्यान से एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए और सोचिए कि कैसे मैंने इसको किया। जैसे हम लोग देख लिया ये सब में कि दोनों का ही सिर्फ नेट लायबिलिटी था बी और एम का, के और डी का कोई नेट लायबिलिटी था नहीं। तो इधर एक चीज़ तो तय है कि जिन लोगों का नेट लायबिलिटी नहीं होता है उससे कंपनी कुछ नहीं पाएगा, उससे कंपनी कुछ नहीं पाएगा। हम लोग इधर नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेएबल अमाउंट रिसीवेबल। अब ये अंडरराइटर से एक लंबा रिश्ता है कंपनी का, क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी क्या देखा कि अंडरराइटर के साथ रिलेशन क्या है कि अंडरराइटर जितना शेयर अलॉट कर रहा है, जितना शेयर उस लोग को अलॉट किया जा रहा है एज ग्रॉस लायबिलिटी, उसके ऊपर कमीशन का अंडरराइटर को मिलेगा। साफ बात है। तो इधर कमीशन किसके किसके ऊपर मिलेगा हम लोग चर्चा में आएंगे। एट द सेम टाइम ये तो कंपनी को देना पड़ेगा, हम लोग कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। अब कंपनी को क्या मिलेगा, ये जो नेट लायबिलिटी के तौर पे जो अंडरराइटर लोग नेट लायबिलिटी के तौर पे शेयर्स ले रहे हैं, तो वो लोग को ये सब पैसा कंपनी को देना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग खुद खरीद रहे हैं, अंडरराइटर ने बेच नहीं पाया, खुद खरीद रहे, तो अंडरराइटर को देना पड़ेगा ये पैसा कंपनी को। तो इधर दो चीज़ हो गया, एक कंपनी पाएगा कुछ पैसा एज फॉर नेट लायबिलिटी, और एक कंपनी कुछ पैसा देगा फॉर कमीशन ऑन ग्रॉस लायबिलिटी। तो ये लेन देन में अल्टीमेट फिगर को ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इधर ना ऐसे तो नहीं है कि कंपनी पूरा पैसा दे देगा फिर कंपनी पूरा पैसा लेगा उससे, ऐसे नहीं होता है। अल्टीमेट जो पैसा ड्यू होता है वो पैसा लिया जाता है। तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा एक बार देख लीजिए। इधर देखिए अमाउंट टू बी रिसीव फॉर नेट लायबिलिटी, मतलब कंपनी को नेट लायबिलिटी के तौर पे क्या क्या मिलेगा और किससे किससे मिलेगा। क्वाइट ऑब्वियस, के और डी का कोई नेट लायबिलिटी था नहीं, तो ये दोनों से कंपनी को कोई पैसा नहीं मिलेगा। बट बी और एम का था नेट लायबिलिटी, बी का था 22,500 और एम का था 27,500 शेयर्स। कुल मिला के देखिए 50,000 ही होता है। हम लोग का जो कैलकुलेशन आया था शुरू में, दोनों 22,500 एक बार दिखा दें आप लोग। ये जो आप लोग का आया 22,500 27,500 नेट लायबिलिटी, ये दोनों को जोड़िए, देखिए 50,000 आएगा, जो हम लोग का एकदम इनिशियल कैलकुलेशन में मैंने बोला था करने के लिए, वो कैलकुलेशन में आया था। इस नेट लायबिलिटी के तौर पे इतना पैसा बी से मिलेगा, इतना पैसा एम से मिलेगा, दैट इज 22,511 27,511, दैट मीन्स इतना इतना पैसा कंपनी को मिलेगा बी और एम से। के और डी से नहीं मिल सकता क्योंकि के और डी का कोई नेट लायबिलिटी था नहीं। बदले में अमाउंट टू बी पेड एज अंडरराइटर्स कमीशन, कमीशन 5% दिया हुआ है, और ये बेस्ड ऑन जीएल, ऑलवेज जीएल ग्रॉस लायबिलिटी के ऊपर कमीशन कैलकुलेट होता है। मतलब जितना ग्रॉस लायबिलिटी लिया था
उस हिसाब से कंपनी का कमीशन कैलकुलेट होगा, कंपनी कितना कमीशन देगा। लिखा मैंने अमाउंट टू बी पेड एज अंडरराइटर्स कमीशन कितना 5% ऑफ 2 लाख शेयर्स अंडरराइट किया था इंटू 11 रुपीज़ करके वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 लाख तो नंबर ऑफ शेयर्स था इंटू 11, तो 5% ऑफ 2 लाख इंटू 11, 5% ऑफ 1,50,000 इंटू 11, 5% ऑफ 1 लाख इंटू 11, 5% ऑफ 50,000 इंटू 11। थोड़ा जगह कम था इसीलिए कैलकुलेशन में थोड़ा ये हो गया, आप लोग ध्यान से देख सकते हो। 5% ऑफ व्हाट, 5% ऑफ 2 लाख इंटू 11, 5% ऑफ व्हाट 1,50,000 इंटू 11, 5% ऑफ व्हाट 1 लाख इंटू 11, 5% ऑफ व्हाट 50,000 इंटू 11, दैट कम्स टू दिस मच। ये सब फिगर आया, मतलब दिस आर द कमीशन टू बी पेड टू बी पेएबल टू द कंपनी, अमाउंट टू बी पेड मतलब ये पेएबल अमाउंट है, कंपनी को देना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि के से कंपनी को कुछ मिलेगा नहीं, बदले में के को देना पड़ेगा, तो दिस 1,10,000 पेएबल मतलब के को देना पड़ेगा। बी से कंपनी को इतना पाएंगे और बी को देना है कंपनी को इतना, तो अल्टीमेटली ये लेस करते हुए 1,65,000 जो कंपनी को मिलेगा, देखो इतना पाएगा कंपनी, इतना कंपनी पाएगा एज नेट लायबिलिटी और इतना कंपनी देगा एज कमीशन, तो ये लेस करते हुए जो आएगा दिस इज द कंपनी रिसीव करेगा। इससे कंपनी कुछ नहीं पाएगा, बदले में इसको देना पड़ेगा कमीशन, तो ये पेएबल अमाउंट है। इधर भी 3,02,500 कंपनी पाएगा एज नेट लायबिलिटी और कमीशन के तौर पर इतना देना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली 2,75,000 कंपनी को मिलेगा। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन टू बी डन whenever it is asked in the sum to find out to show the journal entries। बेसिकली जर्नल एंट्रीज दिखाने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है ये चार्ट बनाना। सो दिस इज चार्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेएबल टू द अंडरराइटर या रिसीवेबल फ्रॉम द अंडरराइटर, मतलब ये कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया, कंपनी को कितना मिलेगा या कंपनी कितना देगा। अब हम लोग जर्नल एंट्री पार्ट में जाएंगे। आई होप ये चार्ट क्लियर हो गया। इस चार्ट से हम लोग ये देख लिया था कि नेट लायबिलिटी के तौर पे किससे किससे पैसा मिलेगा कंपनी को, और कमीशन के तौर पे तो सबको पैसा देना पड़ेगा कंपनी को, क्योंकि सबने ही इधर अंडररेट किया, तो कमीशन के तौर पे सबको कमीशन पैसा देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली किससे पैसा मिलेगा और किसको पैसा देना पड़ेगा वही हम लोग निकाल लिया। नाउ लेट मी मूव ऑन टू द जर्नल एंट्री। फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए 4,50,000 का एप्लीकेशन तो तुरंत आ गया था कंपनी के पास। 4.5 लाख एप्लीकेशन का तो पैसा तुरंत आ गया था, क्योंकि 4.5 लाख तो मार्केट में बिक गया था। बाकी जो 50,000 था वो तो नेट लायबिलिटी था। किसका था, बी और एम का था। कितना था हम लोग निकाल लिया था, 2,22,500 to 11 दैट कम्स टू दिस मच, एंड 27,500 to 11 दैट कम्स टू 3,02,500। तो बैंक अकाउंट डेबिट इतना रुपया पहले आ गया, इतना पैसा अभी तक आया नहीं, क्योंकि नेट लायबिलिटी के तौर पे मतलब कुल मिला के 5 लाख होना चाहिए बॉस। 5 लाख में से 4.5 लाख का पैसा तुरंत आ गया था एप्लीकेशन के टाइम, और बाकी इतना पैसा बी और एम के पास अभी भी रह गया, बी और एम से मिलेगा। 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 5 लाख इंटू 11 रुपया। देख लीजिए, दिस इज द फर्स्ट एंट्री वेयर आई हैव रिकॉर्डेड बैंक अकाउंट डेबिट एज 4,50,000। इट मीन्स एप्लीकेशन तुरंत मिल गया था, कितना 4.5 लाख का एप्लीकेशन हम लोग को मिल गया था, और बाद बाकी जो 50,000 का जो एप्लीकेशन था वो बी और एम के पास रह गया एज नेट लायबिलिटी। तो बी और एम से हम लोग को पैसा मिलेगा, इसलिए बी और एम को डेबिट किया कंपनी ने, क्योंकि बी और एम से पैसा मिलेगा, इसलिए दोनों को डेबिट करके रख दिया। सिमिलरली कमीशन देना है तो सबको क्रेडिट किया। देखिए जब भी कंपनी को कुछ देना होता है ना, कंपनी उसका क्रेडिट करते हैं। जब कंपनी को किसी से पाना होता है तो कंपनी उसको डेबिट करते हैं एज डेटर्स। तो इधर कंपनी को देना होगा कमीशन, तो सबको क्रेडिट किया। कितना कमीशन टोटल मैंने अभी कैलकुलेट किया था ऊपर में। देखिए ये सब 1,10,000, 82,500, 55,000, 27,500, और ये जो दो फिगर आया था, ये दोनों फिगर यहाँ से हमने डिराइव किया था, 2,47,500 और 3,02,500। देख लीजिए ये जो बी और एम का जो है फिगर, वैसे ही कमीशन का फिगर यहाँ से मैंने जुगाड़ कर लिया, 1,10,000, 82,500, तो यहाँ से हम लोग जुगाड़ कर लिया कमीशन का अमाउंट, वही सब लिख दिया इधर, इतना कमीशन देना है। तो अल्टीमेटली इतना पाना, इतना पे करना है, इतना देना है, तो पे करने का पहले लिख दिया, बट बिफोर दैट कैपिटलाइज किया। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 55 लाख, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 5 लाख इंटू 10, 2 शेयर प्रीमियम 5 लाख इंटू 1। ये तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। अभी हम लोग इस चैप्टर को किया है, ये तो लिख सकते हैं हम लोग 50,000, 5 लाख इंटू 10 और 5 लाख इंटू 1।
दैट कम्स टू दिस एंड देन देयर आफ्टर पैसा किससे किससे मिलने वाला है, बी और एम से पैसा मिलने वाला है। रिसीवेबल 1,65,000, 2,75,000, तो उतना हम लोग को मिल गया बैंक अकाउंट डेबिट टू बी एंड एम। देख लीजिए ध्यान से, ये इस क्लास का लास्ट और अंतिम सम है। अब लोग ध्यान से देखो इस सम को, ध्यान से ये सेकंड सम को गौर करना, बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार बोल रहे इसी सम को प्रैक्टिस करना। आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ यू, दिस इज द सम, दिस इज सम वी नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू प्रैक्टिस, दिस इज द सम, दिस इज द बेसिक सम टू बी प्रैक्टिस। बार बार हम बोल रहे हैं कि ये सम को बार बार प्रैक्टिस करना है आप लोग को कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए। कंसेप्ट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, द कंसेप्ट ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन, कंसेप्ट ऑफ मार्क्ड एप्लीकेशन, कंसेप्ट ऑफ नेट लायबिलिटी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा कंसेप्चुअली यू कैन इजीली कॉन्टैक्ट मी। तो ये 4 एंट्री पहले हुआ, जिसमें पहला एंट्री एप्लीकेशन मिला जिसका 4.5 लाख का हो गया, जिन लोगों का नहीं मिला, बी और डी एम से नहीं मिला तो उनको डेबिट करके रख दिया मैंने। वैसे कमीशन देना पड़ेगा चारों को तो क्रेडिट कर दिया, उसके बाद कैपिटलाइज किया, उसके बाद जिससे पैसा मिलने वाला है उसको डेबिट कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर एम। पी एम से पैसा मिलने वाला है कंपनी को, कितना कितना पैसा हम लोग ऊपर में चार्ट में ही देख लिया था, ये जो चार्ट था उसी में से हम लोग देख लिया था, इसी में से हम लोग को पता चल गया कि किससे किससे मिलने वाला है, इससे और इससे मिलने वाला है। और ये दोनों को पेमेंट करना है 1,10,000 और 55,000 देना है। तो के और डी अकाउंट डेबिट टू बैंक ये अल्टीमेटली पे करना है, इसलिए बैंक को क्रेडिट कर दिया। सो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब लोग ध्यान से देखते रहो। नंबर 2 फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हैव ए गुड डे बॉस।